ठीक है। मैंने जो तस्वीर बनाई है जो बख्त अली के चेहरे पे, ये है सॉफ्ट लाइट, नंबर 1। नंबर 2, बख्त अली की जो बैकग्राउंड है वो निस्बतन डार्क है उसने। और तीसरी चीज़ है, बख्त अली की बैक पर एक बैक लाइट पड़ रही है, इसने इसको बैकग्राउंड से जुदा कर दिया है, जुदा, सेपरेट। इससे डेप्थ मिल रही है, डेप्थ से 3D इफेक्ट मिल रहा है, पता चल रहा है ये ऑब्जेक्ट है, दीवार पे चिपकी हुई तस्वीर नहीं है, ये कोई जिंदा चीज़ है, कोई जिंदा चीज़ बैठी हुई है। ठीक है, डिफरेंस, बैक लाइट ये डिफरेंस पैदा करती है। बैक लाइट जो बैक यहाँ पे, अभी तो खैर मेरे ये लाइटिंग मेरे हिसाब से नहीं हुई हुई, तो मैं हाँ ये आपको जुदा कर रही है बैकग्राउंड से। अब जो मैंने इधर से मुस्तफ़ा की लाइट बनाई है और तस्वीर बनाई है, उस तस्वीर के अंदर ये फ़र्क है कि इसके ऊपर टोटल हार्ड लाइट है। अगर इसके ऊपर बैक लाइट का इफेक्ट पड़ भी रहा है ना, हार्ड लाइट ने उसको बैक लाइट को दबा दिया है, हार्ड लाइट ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा मैं बात कर रहा था कलर टेम्परेचर की ना। ठीक है, जब फिल्म का ज़माना था तो मैं आपको, जैसे मैंने अभी एक लिंक भेजा है, ग्रुप में डाला है, कलर टेम्परेचर, व्हाट इज़ कलर टेम्परेचर। ठीक है ना, आपने उसको, उसका लिंक आपको मैं दूंगा, वो लिंक पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसको जो समझना है चीज़ वो आपने मुझसे समझनी है। अगले लेक्चर में मैं कलर टेम्परेचर के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप शुरू में कलर टेम्परेचर की अलिफ बे से वाकिफ़ हो जाएं। क्या है वो अलिफ बे जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, और उसकी तशरीह आपने उसमें देखनी है, और उसके बाद उस पर डिस्कशन करके अपने दिमाग को की वसतों में कलर टेम्परेचर को डाल लेना है। ये कलर टेम्परेचर आपके साथ पूरी ज़िंदगी चलेगा। क्यों? अल्लाह पाक ने जब ये 7 रंग पैदा किए हैं ना दुनिया में, 7 रंग, ये 7 रंग जो है ना बेसिकली यही इसी से कलर टेम्परेचर डेवलप होते हैं, 7 रंग से। और पूरे 7 रंगों का जो मजमूआ है, सब रंग मिक्स होकर वो सफ़ेद रंग बन जाता है। ठीक है, ये 7 रंगों का मजमूआ सफ़ेद रंग है। कलर टेम्परेचर का आप लोगों को पता होना इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी टेलीविज़न की फील्ड में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न की फील्ड में, हम रंगों से खेलते आए हैं शुरू से ही ना। जब मैंने 81 में पीटीवी ज्वाइन किया तो मैं अपने दिमाग को बहुत ही वुसअत दे के हर चीज़ को कंसीव करके इसमें डालता रहता था, उस पर सोचता था। कलर टेम्परेचर को मैं किताबों से जाके पढ़ता था, अपने सीनियर से, अनवर कमाल काजी मरहूम से जो चीफ़ कैमरामैन थे, अब्दुल मजीब से, नज़ीर आलम चिश्ती से, जो हम मेरे ज़माने के जो मेरे साथ थे, जिनसे मैं लर्न करता था, समझता था। ठीक है, कलर टेम्परेचर उस इसलिए भी मैं ज़रूरी समझता हूँ आपको बताना कि वो ज़माना जो था ना, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से कलर की तरफ कन्वर्ट हो रहा था उस वक़्त ना, रंगीन हो रहा था। तो हमारे पास ENG के कैमरे आ चुके हुए थे जो रंगीन कैमरे थे, KY-17, KY-25, KY-27, ये जो JVC के मुझे भी तक याद है कैमरे, या MNC का कैमरा मुझे याद है, या एक जर्मनी का कैमरा था वो भी मुझे याद है जो हम इस्तेमाल करते थे। तो कलर टेम्परेचर की हमें समझने की इसलिए ज़रूरत पेश आती थी कि हमारे स्टूडियो की जितनी ये लाइटें हैं इस वक्त यहाँ पे भी लगी हुई हैं, ये असल में उसी ज़माने की लाइटों की तरतीब के साथ एक सीरीज़ चली आ रही है जो 3200 डिग्रीज केल्विन के ऊपर बेस करके बनाई गई थी। 3200 डिग्री केल्विन, ठीक है, 3200 डिग्री केल्विन जो कलर टेम्परेचर है, ये इसको हम इंडोर लाइट कलर टेम्परेचर कहा करते थे, इंडोर। और इसको हम अगर किसी तरह से कैटेगराइज करते थे तो हम इसको कहते थे ये वार्म लाइट है। वार्म का मतलब ये नहीं कि इसकी हरारत ज़्यादा है, नहीं, कलर टेम्परेचर वार्म कलर। और वो जो कूल टेम्परेचर, कलर टेम्परेचर वो जब 5000 से ऊपर जाना शुरू होता था, जिस तरह ऊपर जाता 6000 7000 वो ब्लूइश की तरफ जाता था। ठीक है जी, और अल्ट्रा वायलेट की तरफ चला जाता था। और ये जो ये वाला है ये इंफ्रारेड की तरफ निकल जाता था, ये वाला। ठीक, तो जिस वक्त हमारी फिल्म रिवर्सल फिल्म बेस बनी है, रिवर्सल फिल्म जो 16 मिलीमीटर की कैमरे में इस्तेमाल होती थी, जो हमने टेलीविज़न पर न्यूज़ कवरेज के लिए शुरू की है, रंगीन फिल्म। पहले तो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, कैमरे वही थे, 16 मिलीमीटर का एरीफ्लेक्स कैमरा, या 16 मिलीमीटर का BL कैमरा, या 16 मिलीमीटर का बोलेक्स चाबी वाला कैमरा, या 16 मिलीमीटर का कैनन कैमरा। सब के अंदर फिल्म 16 मिलीमीटर की इस्तेमाल होती थी, तकरीबन 16 मिलीमीटर इतनी होती है चौड़ाई। ठीक है,
उसमें जब हम फिल्म शूट करके लाते थे ब्लैक एंड वाइट फिल्म, तो वो फिल्म उसका कलर टेम्परेचर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था, क्योंकि उसको आप कोई भी लाइट दे दें उसने ब्लैक एंड वाइट में ही प्रिंट होना था। फिर जब हमारे पास रिवर्सल फिल्म आई है, तो रिवर्सल फिल्म बेस्ड हमारे पास जो आई है वो 3200 डिग्रीज केल्विन पर बेस थी उसकी, यानी कि उसका जो एक स्टैंडर्ड कलर टेम्परेचर इन्होंने बनाया मैन्युफैक्चरर्स ने, वो 3200 डिग्रीज केल्विन बनाया। 3200 डिग्रीज केल्विन क्या है? ये जो इस वक्त ये 2-3 लाइटें मैंने आपको दिखाई हैं, ये बेस है। उस वक्त सनगन जिसको हम कहते थे, जिसके अंदर टंगस्टन का एक लंबा राड लगा होता था, पीछे उसका फ़ैन होता था और वो ब्लोअर उसका चल रहा होता था ताकि वो ठंडी हो, पीछे ब्लोअर वाली, वो हम सनगन इस्तेमाल करते थे। हमारे लाइट के जो एक्सपर्ट होते थे, लाइट्समैन जिसको हम, जो असल उस वक्त लाइट्समैन का काम था, वो एक कैमरामैन के साथ होता था और वो इतना माहिर होता था कि वो उसको लाइट को ऐसे एंगल से डालता था कि शॉट बेहतरीन बने, उस बंदे का साया जो है वो सामने पीछे गिरता हुआ फ्रेम में नज़र ना आया, साया ऐसा गिरे कि साया नीचे ही कहीं गुम हो जाए। ठीक है, हमारी मजबूरी होती थी क्योंकि ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती थी, अब तो लो लाइट का ज़माना आ गया। तो 3200 डिग्रीज केल्विन का जो उस वक्त का कलर टेम्परेचर था वो स्टैंडर्ड था। और अगर उस फिल्म को हमने आउटडोर में इस्तेमाल करना होता था, उसी फिल्म को, अभी हम एक इनडोर की कवरेज करके गए, फ़र्ज़ किया एक मिनिस्टर है, अंदर तकरीरें चल रही हैं, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है वगैरह वगैरह, और तकरीरें चल रही हैं, अचानक जी अब इसका बाहर का विजिट है जी, अब इसने जा पर्दे की नकाब कुशाई वहाँ पे करनी है, संग बुनियाद की, ये करना है वो करना है, इमीडिएटली बाहर जाना है। फिल्म तो उसके अंदर वो डली हुई है जो इसके ऊपर बेस्ड है। तो फिर हमारे पास फ़िल्टर होते थे, ब्लू टोन के फ़िल्टर। मेरी याददाश्त के मुताबिक उसका फ़िल्टर का जो नंबर था ना, जो मैं अपनी याददाश्त, क्योंकि इसको छोड़े हुए भी 30 साल हो चुके हैं, 82B था। ठीक है जी, 82B, ठीक है, तो वो लगाते थे हम। अगर मैं अभी चूँकि याददाश्त पे बात कर रहा हूँ, तो इसमें कोई जो मेरे 80 भी होता था, 82 भी होता था, 82B भी होता था। ठीक है ना, मैं चूँकि ये इस लेक्चर को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, तो बाद में जो कोई ये याददाश्त की बुनियाद पे कह रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपको करेक्शन कर दूंगा बाद में ना, जो भी था। ठीक है, वो फ़िल्टर इसलिए लगाते थे कि बाहर की लाइट में जाके ना वो, और वो इस कलर का होता था, 32 डिग्रीज केल्विन के कलर का। ब्लू लाइट उसमें से गुजर के ना 3200 डिग्री केल्विन की हो जाती थी, जो कि फिल्म की बेस्ड रिक्वायर्ड बेस थी कि इस कलर टेम्परेचर पर ये फिल्म बनाई गई है, तो वो फिर हमें एग्जैक्ट नेचुरल टोन में वो फिल्म नज़र आती थी। ठीक है, उस ज़माने में अगर किसी की फिल्म ब्लूइश थोड़ी सी हो जाए तो उसको डांट पड़ती थी, कहा जाता था कि यार आपके तो ब्लू टोन आ गई है आपकी कवरेज में, ये क्यों हुआ, आपने फ़िल्टर सही नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी कॉमन होती थी उस ज़माने में। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों का कॉन्सेप्ट लाइट के बारे में क्लियर हो। जब तक आपका लाइट के बारे में और कलर टेम्परेचर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप अपनी स्क्रीन को एक नेचुरल टोन का कलर नहीं दे सकेंगे। क्योंकि स्क्रीन आप लोग हैं, टेलीविज़न की स्क्रीन देखने में जो भी है उसके पीछे कितनी दुनिया काम कर रही है, लेकिन स्क्रीन का जो अक्स है वो आप लोग हैं। आप लोगों की वजह से वो स्क्रीन जो है वो मनव्वर है और उसके अंदर 7 रंगों की कम्बिनेशन नज़र आ रही है, एक बेहतरीन कलर करेक्शन के साथ, एक बेहतरीन सिलेक्शन के साथ, बेहतरीन लाइटिंग के साथ। अब आपने उसको बेहतरीन लाइट को, जैसे मैं अब आप, चूँकि हमारा अभी इस वक्त ज़्यादा स्टाफ न्यूज़ का बैठा है, उसको आपने एक कमरे में जिसमें आप कवरेज करने, सपोज़ हम चूँकि सभी लोग VIPs एंड VVIPs को कवर करते हैं और उसी की महारत रखते हैं, तो हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को VIPs और VVIPs के कमरों के साथ थोड़ा सा मैच कर लें। हम सब लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, सभी ने पार्लियामेंट हाउस में पार्लियामेंट का बड़ा हॉल देखा होगा जो नेशनल असम्बली के लिए। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि उस हॉल की लाइटिंग के लिए उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को बुलाया, मुझे भेजा गया कि इस हॉल के अंदर किस तरह की लाइट हो कि ये जिस वक्त लाइव PTV पे कवरेज आए तो ये कैसी हो। तो मैंने वहाँ के जो CDA, क्योंकि CDA की ज़िम्मेदारी थी, तो उनको मैंने मुख्तलिफ़ एंगल्स पे बताया कि यहाँ पे, और मैंने उनको स्टैंडर्ड 3200 डिग्रीज़ केल्विन का ही दिया,
क्योंकि ये देखें अभी भी हमारे स्टूडियो में 3200 डिग्रीज केल्विन स्टैंडर्ड है, तो मैंने उनको ये स्टैंडर्ड दिया। वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक उन्होंने सारी लाइटिंग करवाई अंदर। CDA के लोगों ने बहुत बड़ी सीढ़ी इसके लिए स्पेशल आई थी, मुझे आज भी याद है। जो उस वक्त का वो जो डायरेक्टर था सुहेल, CDA का जो डायरेक्टर जो पार्लियामेंट को करता था सुहेल, उसने मुझे कहा कि काज़मी साहब हमने बहुत ऊंची बड़ी मुश्किल से बंदों को फिर रस्से बांधे ताकि वो गिर ना जाएं, बड़ी मुश्किल से ऊपर तक पहुंचाया, यहाँ पे ये सारे फिर हमने ये लाइटें लगाई हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने मेरी मशावरत से हट के की, वो ये की कि उन्होंने कुछ ब्लू लाइटें भी लगा दी वहाँ पे। आप लोगों ने देखी होंगी वो ब्लू लाइटें रोशनी तो कर देंगी लेकिन कलर में तब्दीली ले आएंगी, उसका कलर का असल टोन का मज़ा ख़राब हो जाएगा। आप जिस वक्त, ये मैं पार्लियामेंट की मिसाल दे रहा था, पार्लियामेंट के अंदर ये आपने देखा होगा कमेटी रूम नंबर 2, कमेटी रूम नंबर 1 सब में येलो लाइट है, ठीक है जी। कमेटी रूम नंबर 5 में येलो लाइट नहीं है, आपने देखा। उसके पीछे जो जिसमें स्पीकर साहब जो है ना वो मीटिंग वगैरह करते हैं, जिसको वो कॉन्स्टिट्यूशन रूम भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आखिरी तरमीम हुई थी, जो वापस अपनी हालत में लाया गया, रज़ा रब्बानी जिसके चेयरमैन थे, वो सारी मीटिंग्स उस कॉन्स्टिट्यूशन रूम में हुआ करती। उसमें आपने देखा कि पीछे से शीशों से बहुत ज़्यादा लाइट आती है अंदर, ठीक है, और सबके शॉट अच्छे बनते हैं स्वाय स्पीकर के या स्पाई जो चेयर कर रहा होगा वहाँ का सेशन, तो उसका बेहतरीन शॉट जो बनता है, क्योंकि ये हमारा हर दूसरे दिन एक मीटिंग है उस कमेटी रूम नंबर 5 में। कभी मोअज़्ज़ज़ स्पीकर उसको चेयर कर रहे होते हैं, कभी कोई कमेटी होती है या ख़ास किस्म की जो स्पीकर की परमिशन से, क्योंकि वो कमेटी रूम सिर्फ स्पीकर की परमिशन के अलावा यूज़ नहीं होता, ठीक है। उसमें जब आपका जो स्पीकर जो भी बैठा होगा, चेयरपर्सन होगा जो भी उस पर, तो उसका सेंट्रल शॉट का होना बड़ा ज़रूरी है। ज़रा सा आप लेफ़्ट कैमरा किया या ज़रा सा राइट किया तो पीछे बैकग्राउंड पे ना उसकी विंडो आ जाएगी, उसका कर्टन आ जाएगा, यानी कि कर्टन पड़ा हुआ भी होगा विंडो पे तो इतना ज़्यादा ब्राइट होगा कि सैचुरेशन उधर होगी, स्पीकर का चेहरा दब जाएगा, ठीक। वो सारी लाइट 5600 डिग्रीज केल्विन पे बेस्ड है, 5600 डिग्रीज केल्विन। अब मैं आपको 5600 डिग्री केल्विन का भी बता दूं, 32 को तो मैंने बता दिया ना आपको। सूरज की रोशनी 5600 डिग्रीज केल्विन पर बेस्ड है, इससे ऊपर जाती है और जब गुरूब आफ्ताब का वक्त आता है फिर इससे नीचे आती है, और एक ऐसा वक्त भी होता है कि 5600 से बहुत ऊपर चली जाती है। आपको ये जान के हैरत होगी कि जब एक बादल का टुकड़ा सूरज के आगे आ जाए तो कलर टेम्परेचर बहुत रेज हो जाता है, ऊपर ब्लूइश ज़्यादा हो जाती है। क्यों? चले आप बताएं क्यों हो जाता है जी, किसी से मैं पूछता हूँ, कोई अपने एक आइडिया लगा के बता दे। एक बादल का टुकड़ा सूरज के आगे आ गया तो 5600 तो स्टैंडर्ड है ना कलर टेम्परेचर बाहर का, लेकिन कलर टेम्परेचर अचानक रेज कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हाई हो जाएगा। क्यों? नहीं, छाँव होकर कलर टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि है तो सूरज की रोशनी है, वो भी क्यों हो जाएगा? नहीं, येलोश नहीं आएगा, ब्लूइश आएगा, येलोश नहीं आएगा, ब्लूइश आएगा तो कलर टेम्परेचर ऊपर गया ना। ब्लूइश क्यों इंक्रीज हुआ? ये मैं एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पहली भी है, कॉमन सेंस भी है, जनरल नॉलेज भी है और आप लोगों के इल्म में इजाफा भी है। लेकिन क्यों? रोशनी तो सूरज की है ना, रोशनी तो सूरज की है, रोशनी तो फिर भी सूरज की है। बादल आ गया सूरज के आगे, रोशनी तो फिर भी सूरज की है। नहीं, बाउंस की वजह से नहीं, बादल तो सफ़ेद है, उसने तो उसको उसी तरह ट्रांसपेरेंट करके देना है। बादल सफ़ेद है ना, उसी में से उतने ही कलर टेम्परेचर की लाइट गुजर के आएगी। चलो मैं बता देता हूँ ना इस चीज़ पे, क्योंकि बहुत सी बातें करनी है। आपका आसमान ब्लू है, जब बादल आगे आ गया ना तो आसमान की रोशनी जो आप पे आ रही है ना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होकर, आसमान से भी तो आ रही है ना रोशनी, वो ब्लू लाइट है, उसका इजाफा ज़्यादा। सूरज की रोशनी कम होगी, उसका इजाफा ज़्यादा हो गया। आसमान खुद बहुत हाई कलर टेम्परेचर पे, आसमान जो है खुला आसमान, लेकिन जब सूरज की रोशनी और आसमान की रोशनी भी सूरज की रोशनी है, लेकिन चूंकि आसमान नीला है तो नीला इफेक्ट आपके अंदर ज़्यादा आ जाएगा जब सूरज के आगे बादल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आउटडोर लाइट जो है ना, ये स्टैंडर्ड जो है हमारा 5600 डिग्री केल्विन है। मैं फिर बात अपनी ले आता हूँ मीटिंग रूम्स की तरफ के वज़ीर आज़म का कमरा है, वज़ीर आज़म का कमरा जो है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, ठीक है, ये एग्जैक्ट 3200 डिग्रीज केल्विन बेस्ड लाइटें हैं सब उसके अंदर जो लगी हुई है नेचुरल। अब तो हम एडिशनल लाइट नहीं इस्तेमाल करते ना, हम नेचुरल लाइट होती है उसमें कवर करते हैं, लेकिन उसकी कुछ विंडोज़ से जो लाइट आ रही होती है वो स्पोर्ट
तो वो जाके विंडोज़ की ब्लू और अंदर की जो 3200 डिग्री जाके 4200 4500 डिग्री केल्विन पे आ जाती है, जिसको जो इवन लाइट होती है। ये नहीं है कि यहाँ पे अचानक 3200 है, यहाँ पे अचानक 4800 है, नहीं, वो कुछ बाहर की कुछ अंदर की मिक्स होके ना प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर, जो साथ उसके मेहमान बैठे हुए उनके चेहरों पर ना 4200 डिग्री केल्विन या 4500 डिग्री केल्विन या 4000 डिग्री केल्विन के दरमियान वेरी करती रहती है बाहर की रोशनी के मुताबिक, कि अगर बाहर बहुत हार्ड सूरज है तो अंदर कितनी लाइट आ रही है, अगर शाम हो गई है तो फिर अंदर की लाइट ही काफ़ी, वो फिर 3200 डिग्री पे रह जाती है, 3200 पे, ठीक है। और बाद बल्ब ऐसे होते हैं जो कम जल रहे होते हैं, वो 2800 डिग्री केल्विन, उसमें येलो ज़्यादा हो जाता है। तो उस सूरत में आपका जब बाहर की और अंदर के मिक्स होकर 4200 डिग्री केल्विन, तो आप ऑटो पे भी अगर आप करेंगे ना कैमरे को अपने ऑटो पे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप प्राइम मिनिस्टर की कवरेज के लिए अंदर दाखिल हुए तो आप उसका वाइट बैलेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तमाशे हम कहीं और कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के सामने आपको गिनती के सेकंड्स मिलते हैं, सेकंड्स, ठीक है। अगर आपकी 30 सेकंड्स स्टोरी चलनी है ना तो आपको मुश्किल से 40 सेकंड्स मिलते हैं। आपका हर शॉट कैलकुलेटेड, कि ये बेशक आपको वो लूप बना के रिपीट करना पड़े। वज़ीर आज़म का कोशिश ये होती है कि वो शॉट हर कोई फाइनल वो हो कि बस जब बाहर आ गए तो आपका आज़म के कमरे में दाखिले की आपको कोई इजाज़त नहीं देता, जो आप करके आए वही आए, ठीक है, उसी से आपने निकालना होता है। यही आपकी महारत है और यही आपकी महारत होनी चाहिए। अच्छा, उसमें आप अगर ऑटो पे रखेंगे कैमरा, आप इसको कभी टेस्ट करना किसी चीज़ पे कि जहाँ पे दो लाइटों का कम्बिनेशन आ जाए, तो वहाँ पे आप ऑटो पे कैमरा रखें स्वाय अपर्चर कंट्रोल करने के। लेकिन अगर आप अगेंस्ट द लाइट कर रहे हैं, फिर ऑटो पे आपका काम नहीं चलेगा। अगेंस्ट द लाइट में आपको मैनुअली करना पड़ेगा और फिर वाइट बैलेंस करना पड़ेगा। वाइट शीट पे वाइट बैलेंस करके मैनुअल अपर्चर सेलेक्ट करें और अपने मतलूबा शॉट बनाएं वहाँ पे, ठीक है जी। ये आपकी महारत होनी चाहिए। ये दो लाइटों के कम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। बात फिर और पीछे चला जाता हूँ, जो 20 मिनट पहले मैंने शुरू की थी बात, कि आप किसी मिनिस्टर के कमरे में हैं, किसी और जगह पे आप कोई कैबिनेट मीटिंग कवर कर रहे हैं या कोई और चीज़ कर रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग की भी मैं बात कर लेता हूँ। चूँकि कैबिनेट रूम जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैबिनेट मीटिंग का जो रूम है वो 6ठे फ्लोर पे है और बहुत बड़ा, आपने देखा उसकी बहुत बड़ी हॉल है और बहुत बड़ी, वहाँ पे भी तकरीबन 4200 से 4500 डिग्री केल्विन का चलता है। क्योंकि लेफ़्ट और की साइड की विंडोज़ जो है ना, अगर ये वो उधर प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, आप इधर कैमरा लगा रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे विंडोज़ है, राइट साइड पे नहीं है, लेफ़्ट साइड पे है विंडो। तो इधर से जितनी लाइट आती है ना वो ब्लूइश, वो बीच में और अंदर की इंटरनल लाइट मिक्स होकर ना ये 4200 4500 डिग्री केल्विन पे बेहतरीन अपर्चर वहाँ पर ऑटो है, बेहतरीन कलर टेम्परेचर भी ऑटो है वहाँ पे। मैंने ये खुद प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें की हुई है, ठीक है। लेकिन कोई मेरे कहने पे अपने सिस्टम को ख़राब ना करे, जो जहाँ से अपनी परफेक्ट क्वालिटी दे रहा है ना, जहाँ पे उसको कॉम्पिटेंसी है, उसी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाए, ठीक है। मैंने अपने तजर्बे की बात की है वहाँ पे। तो सेक्रेटेरिएट के ज़्यादातर जो मुख्तलिफ़ कमरे हैं सेक्रेटेरिएट में, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इधर अपना क्यू ब्लॉक, आर ब्लॉक, एस ब्लॉक, सब में आपने देखा है कि हर कमेटी रूम में साइड पे विंडोज़ हैं, एक साइड पे दीवार है। आपने मुस्तफ़ा नोट की है ना इस चीज़, ठीक है जी। तो वो जो विंडोज़ के ऊपर अगर आप खुद अपने हाथ से उसके शटर्स को यूँ डाउन कर दें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि पीटीवी का एहतराम किया जाता है और पीटीवी के बंदे की किसी भी मूवमेंट को कदर की निगाह से देखा जाता है। आप में एतमाद होना चाहिए। आप सहमे ना जाएं, ये कर दूं जी, नहीं ये नहीं करना, वो ये हो जाएगा फिर आपके साथ। नहीं, आप बड़े अज़म के साथ जाएँ, यकीन के साथ जाएँ और वहाँ पर कोई जो सीनियर अफसर है उसको यकीन मुहकम के साथ कहें कि मैं ये ज़रा शटर बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, जब हम कवरेज कर लेंगे आप अपनी मर्ज़ी से कर लें जो भी करना हो। आपने उनको शटर्स को बंद करना, उससे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट शटर्स के अंदर से जो आएगी ना वो इवन लाइट होगी, वरना शटर खुले होंगे। आपका अमूमन आपने देखा कि विंडो वाली साइड पे मिनिस्टर नहीं बैठता, मिनिस्टर अपोजिट साइड पे बैठता है, जिधर से दरवाजे से इन होते हैं ना, सारे कमेटी रूम में यही है। बहुत कम मिनिस्टर जो है ना सेंट्रल पोजीशन पे जाके उधर बैठते हैं, वो सेंट्रल पे बैठे या वो इस साइड पे बैठे, विंडो वाली साइड पे नहीं बैठता वो, ठीक है जी। तो उस सूरत में दोनों सूरतों में आपको इवन लाइट अंदर मिलेगी और पूरे कमेटी रूम में उसमें भी तकरीबन 3800 डिग्री केल्विन का मंजर बन जाता है, क्योंकि विंडो की लाइट इतनी आती है और फिर इंटरनल, और अगर अंदर ट्यूब लाइट्स लगी हुई हैं वो सारी 5600-5800 डिग्री केल्विन पे चली जाती है फिर बात, क्योंकि ब्लू लाइट होगी। अब जैसे ये सईद बैठा हुआ है यहाँ पे ना,
अब आप सब लोगों के ऊपर ना मेरी आंखें ये मंजर देख रही हैं कि जो ज़िले हैदर है इसके ऊपर 2200 डिग्री केल्विन हो चुका है कलर टेम्परेचर लो लाइट पे येलो। सईद के ऊपर जो है ना एक तरफ इसके 5600 डिग्री केल्विन है, एक तरफ इसके 2800 डिग्री केल्विन है। एक ही चेहरे पर दो तरफ से लाइट पड़ रही है, दो मुख्तलिफ कलर टेम्परेचर हैं, ठीक है। बख्त अली के चेहरे पर 2800 डिग्री केल्विन है, इसके बालों पर 6000 डिग्री केल्विन की रिफ्लेक्शन है ब्लू लाइट की, ठीक है। ये कैलकुलेशंस मैं क्यों कर रहा हूँ? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ, आप क्यों नहीं सोचते? मैं सोचता हूँ तो मैं जानता हूँ, आप क्यों नहीं सोचते? आप क्यों नहीं जानते? मैं सोचता हूँ तो मैं जानता हूँ, मैं जानने की कोशिश करता हूँ, आप क्यों नहीं सोचते? आप क्यों नहीं जानते? आप जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? ठीक है, ये बात आप लोगों को मैं इसलिए ज़ोर देकर बता रहा हूँ। इन चीज़ों पे सोचें, चलते फिरते सोचें, लाइट को सोचें। जब हमने पीटीवी ज्वाइन किया, जैसे मैं आपको कह रहा था कि खाने की टेबल के ऊपर चलते फिरते, उठते बैठते, गाड़ी में हमारी डिस्कशन ही होती थी, यार उसका फ्रेम कितना खूबसूरत था, यार उसने कैसे शार्ट बनाया, यार उसकी लाइट, यार उसका तो इधर से शेडो गिर रहा था। यानी स्टूडियो की लाइटिंग पे भी हम डिस्कस करते थे। मैं हालांकि न्यूज़ में ही था, यार देखा उसका बूम का साया आ रहा था, यार उसकी तो लाइटिंग नहीं आती है वो, यार फलाना देखो नज़ीर अलम चिश्ती तो शेडोलेस लाइटिंग करते थे, उनका तो कोई ये सोच थी हमारी। अब मैं सईद के चेहरे की एक तस्वीर बना के आप लोगों के ग्रुप में डालता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कलर टेम्परेचर क्या है। एक मिनट ज़रा, ये आपके लेसन में चूँकि बात हुई है ना तो इसका प्रूफ ही सईद आपने सर नहीं हिलाना, ये बेशक रिकॉर्डिंग पर है अपना कैमरा, ठीक है, आपने सर नहीं हिलाना, आपको पता चल जाएगा कलर टेम्परेचर क्या चीज़ है। अच्छा, ये मैंने तस्वीर बनाई है, ये इसको इंशाल्लाह ताला ये जो वीडियो है ना इसमें इसको इंसर्ट करेंगे ताकि ये जो जिनको लेसन मिलेगा उनको समझ भी आएगी। और बख्तली आपकी ये ड्यूटी होगी कि इसकी जब एडिटिंग के वक्त ना मुख्तलिफ चीज़ों को कलर टेम्परेचर और ये चीज़ें वो उनको अरेंज करना, मैं बताऊँगा क्या क्या लाइटें कलर टेम्परेचर की 2800 डिग्री की कौन सी, उनकी तस्वीरें इसमें हम एडिट करके लगाएंगे ताकि जो और सुनने वाले लोग हैं और जो उनको पता चले कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैं इसकी तस्वीर को जो है ना ग्रुप में डालता हूँ सईद की, तो ये मेरी चूँकि आँखों ने देखा मंज़र तो मैंने बयान किया, ठीक है। आँखों ने तब देखा कि इस मंज़र को आंखें जानती थी ये क्या मंज़र है। तो आप कैमरा मैन है, आपकी आंखों को ज़रूरी है कि जाने क्या मंज़र है। कैमरे को ऑन करने से पहले, कैमरे में जाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्या मंज़र है। अगर आपको वो मंज़र अच्छा लग रहा है तो कैमरे को भी अच्छा लगेगा, आपके ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा, पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन भी उससे खूबसूरत होगी। लेकिन आपको मंज़र नहीं अच्छा लग रहा तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। आपने अपनी जो आपके अंदर एक हिस्स है जो खूबसूरती को सेंस करने वाली अल्लाह पाक ने हिस्स बनाई है, वो उसको आपने इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल, हर इंसान में वो हिस्स मौजूद है, वो उस हिस्स को अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होगी। मैं इंसान को बेदार करने की कोशिश में रहता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पे एक लिखा होता था जुमला, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानिए। फिर मैं एक बार जिस वक्त मैं मास्टर्स कर रहा था मास कम्युनिकेशन का, तो उसमें इसी किस्म का एक मजमून आ गया। तो मैंने ये जो आपको बात बता रहा हूँ उस पूरे मजमून में वो लिखने के बाद मैंने लिखा नो दाई सेल्फ, कि अपने आप को जाने, आपके अंदर क्या है, आप क्या चीज़ हैं। आप ही एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और आप ही अपने आप को ज़मीन पे गिरा दें। अपने आप को निकालना है। आप में और अमेरिका के सदर में कोई फ़र्क नहीं है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं। वो अपने आप को अंदर से निकाल के किसी ओहदे पर फायज हो गया, आप नहीं हुए, आपने अपने आप को निकाला नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके सदर के कंपटीशन में चले जाएं और अगले सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दें, ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। आप किसी और नेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में जो अल्लाह ने आपको पैदा किया है, कभी आपने सोचा कि आपका रोल क्या है, आपको किस लिए पैदा किया है? सिर्फ इसलिए कि एक टाइम आओ जी रोटी कमाई, बच्चों को खुआओ खाई ओ सो गए? नहीं यार, कोई अल्लाह ने आपको कुछ हो सकता है कुछ स्पेशल काम लेने के लिए पैदा किया है। आपको यहाँ पे अगर पीटीवी में भेज दिया है और आपके हाथ में कैमरा दे दिया, हो सकता है यहीं से आप पता नहीं क्या अपने आप को मनवा लें। हमारे यहाँ जो माने गए हैं, जिन के नाम है, जैसे निसार मिर्ज़ा का मैं नाम लेता हूँ अदब से, और रज़ाक मिर्ज़ा का भी मैंने पिछली बार जिक्र किया था, जो फ़न वो अली अख्तर वड़ाइश,
लाइटिंग के बेहतरीन माहिर, ठीक है, बड़े बड़े नाम पीटीवी से गुजरे हैं। अनवर कमाल काजी मरहूम की मैंने बात की थी, नज़ीर आलम चिश्ती की बात की है मैंने, अब्दुल मुजीब की बात की है। माहिर लोग थे, माहिर अपनी फील्ड में, जो एक फील्ड थी उसी में महारत। और एक फील्ड से ज़्यादा इंसान कितनी फील्ड में जाए, ठीक है, एक ही फील्ड है ना, आपको कैमरामैन की फील्ड है, आप इसमें महारत हासिल करें। ठीक, मैं आपको ये पिक्चर शेयर करता हूँ। तो इस तस्वीर में ये जो अभी सईद की आई है, जो मैंने जैसे बताई लाइट का मंज़र जो पहले बताया, तो बाद में वही मंज़र आपको मिला, ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या है। आपका वज़ीर आज़म बैठा है, उसको इस तरह की कोई लाइट चेहरे पे पड़ रही है, आप ना वज़ीर आज़म को कुछ कह सकते हैं, ना कोई लाइट चेंज कर सकते हैं। आप कोशिश करके एंगल अपना थोड़ा सा ऐसा चेंज कर लें, थोड़ा सा और इस साइड पे चले जाएं, थोड़ा सा और, कि वज़ीर आज़म की पोजीशन जो है वो ठीक भी रहे और इस किस्म की लाइट जो है जो अच्छी नहीं लग रही वो उसको अवॉइड भी कर लें, ठीक है, वो कर लें। ये मैंने आपको लाइट का जो है ना कलर टेम्परेचर का वो लिंक आप लोगों को मैं भेजूंगा, जो अगले लेक्चर पे ना मैं इस पे कलर टेम्परेचर पे डिस्कस करूंगा। लेकिन आप मेरे ख्याल में लाइट का काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। समझ, अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, राशिद, लियाकत, कोई चीज़ समझ नहीं आई, नदीम, नहीं कोई समझ आई, पूछ सकते हैं आप। कोई चीज़ समझ नहीं आई पूछें, सवाल करें। जो जितने सवाल करेगा ना उतना ही वो अपने इस कन्फ्यूजन से निकल जाएगा और क्लियर हो जाएगा। मैं तो चूँकि इस चीज़ को समझता हूँ, जानता हूँ, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन कोई मैं ये समझता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर किसी को समझ आ रही हो, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मुझे कुछ समझाने का तरीका शायद ना अच्छा आता हो। लेकिन जैसे हम आपस में गुफ्तगू करते हैं ऐसे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई किसी को नहीं समझ आई मुझसे पूछे फिर। हाँ जी, हाँ हाँ, प्रेसिडेंट साहब को विंडो के आगे बैठा के पीछे से विंडो उन्होंने खोली और प्रेसिडेंट एक साइड पे लाइट रखी उन्होंने, तो उसको किस तरह एडजस्ट उन्होंने किया, अगर दूसरी साइड को किस तरह उन्होंने, हाँ वो मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। उसका टेम्परेचर हाँ भी और हाँ, सब किस तरह उसको, देखें उन्होंने जो उसको विंडो की लाइट को लिया ना, उसको उन्होंने विंडो इफ़ेक्ट के साथ लिया, उसको बताया है, उसमें उस मंज़र को बताने की कोशिश की है कि ये विंडो से लाइट आ रही है, ये इसलिए ये ब्लूइश लाइट है। अब ये शायद ने मुझे अभी तक ये बाकी बात में ये नहीं समझ आई थी कि बाकी जो उनके फेस पे जो जिसको हम की लाइट कहते हैं, मेन लाइट, की लाइट, लफ्ज़ की लाइट आपने याद रखना है, ठीक है ना। लाइटिंग के बारे में कि ये जो लाइट्स होती हैं ना, इसका एक लेक्चर मैंने आप लोगों को लग देना कि ये इनका की लाइट कौन सी होती है, फिलर लाइट कौन सी होती है, बैक लाइट कौन सी होती है, चिक लाइट कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग से बताऊँगा। उसमें ये देखना है कि शाहिद साहब चूँकि अभी वो प्रेसिडेंट की एक मीटिंग थी उसको कवर करने चले गए हैं, उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने की लाइट किसको यूज़ किया। आई एम वेरी मच श्योर कि उस कमरे में इतनी एनफ लाइट थी, क्योंकि अब लो लाइट कैमरे हैं, कमरे की लाइट काफ़ी होती है, इतनी लाइट होगी कि उन्होंने विंडो लाइट को सिर्फ उस बैक लाइट या चिक लाइट के तौर पे यूज़ किया और फ्रंट लाइट उसको प्रेसिडेंट को मिल रही होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने फ्रंट लाइट भी ऐड की होगी, लाइट, क्योंकि लाइट किट तो लेके, मैं लाइट किट भी आपको बताऊंगा, आप लोगों ने कभी लाइट किट नहीं देखी। हम लोग लाइट किट लेके ट्रैवल करते थे। हम जब वीवीआईपी के साथ बाहर के मुल्कों के दौरे पर जाते थे, हमारे पास एक लाइट किट हुआ करती थी। इनके वालिद मरहूम असलम ख़ान साहब वो उस ज़माने में जो यूज़ करते थे वही लाइटें फिर हमारे हिस्से में आई, हमने यूज़ की हैं। ग्रीन कलर की वो लाइट किट मुझे आज भी याद है, जिसके अंदर ओसरम, OSRAM, ओसरम का बल्ब लगता था और बल्ब की वाटेज होती थी 650 वाट। 2 टांगों वाला बल्ब होता था, उसके अंदर चला जाता था अपने होल्डर में, और उसको जिस वक्त हम अपने मुख्तलिफ एंगल्स पे लगा कर लाइट को स्टैंड पे खड़ा करते थे, उसके बार्न डोर को ऊपर नीचे काट कूट के ये वो अपना मुनासिब, फिर हम लाइट को ऑन करते थे। ऑन करके हम कोई तमाशा नहीं करते थे, क्योंकि उस लाइट की सबसे बड़ी खामी ये थी, ऑन होने के बाद ज़रा सा उसको यूँ किया उसका बल्ब फ्यूज़ हो जाता था, और उसका एक बल्ब उस ज़माने में 400-500 रुपये का आता था, जब 400-500 रुपये की बड़ी वैल्यू थी। तो वो पीटीवी का सरमाया हम ज़ाया नहीं होने देना चाहते, ना उस वक्त होने दिया है। अब तो सर सामान ही नहीं पूरा होता, कैमरे के ऊपर जो छोटी मिनी लाइट होती है, हाँ हाँ, कैमरे के अंदर ही फिक्स है, बस आप इसी से काम, वो जो चीज़ें हैं ना, ये लाइट होनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ें जो है ना कि सामान नहीं होता, ये चीज़ें नहीं होती, ये इस लेक्चर का हिस्सा नहीं होंगी। इस लेक्चर में मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ, वो फिर जो सामान की जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें भी इंशाल्लाह ताला, अभी मैं जिस मनसब पे मुझे अल्लाह ताला ने बिठाया है,
मैं कोशिश करूँगा कि उसमें आप लोगों की जो खिदमत इदारे की और आप लोगों की कर सकूँ वो मैं करूँगा, ठीक है। उन चीज़ों के सॉल्यूशंस की तरफ भी मैं जाऊँगा, उसके लिए आप फिक्र ना करें। लाइट किट की बात हो रही थी कि उस लाइट किट में नॉर्मली 4 लाइटें होती थी, एक बॉक्स होता था लंबा सा, ठीक है जी। उसके अंदर उसके स्टैंड होते थे, तारें होती थी और बिजली का एक बोर्ड भी हम उसी में फंसा देते थे किसी ना किसी, क्योंकि बोर्ड रखने की गुंजाइश नहीं थी, बड़ा कॉम्पैक्ट स्टाइल से वो बना होता था। उसमें वो 4 लाइटें होती थी, स्टैंड और उसकी तारें, और हम बोर्ड भी रखते थे बीच में। उसको हम कैसे लगाते थे कि अब जब हम जहाँ कहीं जाते थे, चारों लाइटें लगाने का टाइम तो किसी के पास नहीं होता ना, वहाँ पे होता यह था कि वीवीआईपी का सदर साहब हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ पे एक ही मौके पर या 2 मौक़ों पर उसकी ज़रूरत पेश आती थी। 2 मौके वो कौन से होते थे? पहला मौका ये होता था कि उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से ख़िताब करना है, क्योंकि कैमरे लो लाइट होते थे, लाइट ज़रूरी थी। अब प्रदेश में हमें किसने लाइट ला के देनी है, हम तो अपना सामान पूरा लेके जाते थे ना। फिर हम जाते थे और 2 टीमें उस ज़माने में चलती थी, एक एडवांस टीम होती थी, एक साथ ट्रैवल करती थी वीवीआईपी के, ठीक है। ये उस ज़माने की हिकमत अमली के मुताबिक बेहतरीन हिकमत अमली थी, जो साबित हुई। हमने इसको देखा कि वाकई ये हिकमत अमली बहुत अच्छी है। उसमें ये होता था कि जब सदर मुमलिकत ने फ़र्ज़ किया फ़लाने कम्युनिटी सेंटर में जो है ना पाकिस्तानी कम्युनिटी से ख़िताब करेंगे, तो एक टीम तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उसकी मीटिंग्स कवर कर रही है, दूसरी टीम वहाँ पर चली गई, उसने लाइट किट खोल ली अपनी। लाइट किट खोल के वहाँ पे फिर हम पावर प्लग लेके जाते थे, हम बाकायदा हम उस मुल्क के एम्बेसी को या वहाँ पे मुतलका शोबे को फ़ोन करते थे। नेट का ज़माना नहीं था यार, तुर्की अगर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तुर्की यार, तुर्की में प्लग कौन सी स्टाइल का चलता है, हमें नहीं पता होता था जिन चीज़ों का, वो हम पूछते थे। प्लग वो बताते थे जी फ़लाना प्लग आपका वो पाकिस्तानी प्लग लग जाएगा, नहीं 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 यहाँ तो ब्रिटिश स्टाइल लगता है, नहीं 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 यहाँ तो जो है ना यूएस स्टाइल है, नहीं यहाँ तो जापानी वाला स्टाइल है। हर चीज़ का हमें नॉलेज होता था, और जिसका नॉलेज नहीं होता था वो हम नॉलेज हासिल करते थे, ठीक है। वो फिर उस टाइप के हमने प्लग लेने, उसको साथ मल्टी प्लग को भी साथ रखना, उस कम्युनिटी हॉल में जाके हमने उनको लाइटों को लगाना, लाइट किट को खड़ा करना, वीवीआईपी के चेहरे पर एक मुनासिब लाइट और उसके अलावा फिर सन गन और एक्स्ट्रा लाइट ऑडियंस वाली साइड पे। फिर जब वीवीआईपी ने आना तो दूसरी टीम ने भी साथ आ जाना, एक ने फिक्स साउंड पे लग जाना, दूसरी ने उसकी इंसर्शंस बनानी, और बड़ी कट टू कट बेहतरीन शूटिंग एडिटिंग 2 टीमों के साथ वो हो जाती थी। अब ज़माना चूँकि वो लाइट, क्योंकि लो लाइट कैमरे आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने बताया ना कि ये लाइट किट का इस्तेमाल होता था, दूसरा लाइट किट का इस्तेमाल ये होता था कि जब हमारे वीवीआईपी दूसरे मुल्क में गए तो किसी चैनल ने उनका इंटरव्यू करना है या कोई और चीज़, हमें अपना पैरल, हम हमारी चीज़ें पूरी होती थी। वो चैनल अगर अपनी लाइट ले आता है वेल एंड गुड, उनका अपना क्या स्ट्रेटेजी है, लेकिन हम अपनी लाइटिंग को रेडी करके वहाँ पे तैयार हो जाते थे कि यार ये सदर मुमलिकत का या प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू है, उसकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वो उस हिसाब से हम अपनी सेटिंग कर लेते थे, ठीक है। लाइटिंग के बारे में कोई क्वेश्चन? ये चूँकि लाइट जो है ना, लाइट ही चेहरे को निकालती है, इसलिए ये लाइट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके बारे में कोई सवाल किसी के जहन में हो तो इसके बाद, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना किसी और चीज़ की तरफ आना चाहता हूँ, और आप लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक मैं कोई और चीज़ अभी लूँगा। मुझे पता है मेरे पास बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए ना, क्योंकि जब मेरा 38 साल प्लस तजर्बा पीटीवी के साथ गुजर गया है, तो पता नहीं कितनी चीज़ें इस सीने के अंदर दफन है जो इल्म की सूरत में मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का कोई सवाल हो, क्योंकि लाइटिंग के बारे में मैंने ज़्यादा इस वक्त अपना फोकस रखा था, लाइटिंग और कलर टेम्परेचर, कोई चीज़ हो, कोई क्वेश्चन हो, वो मुझसे ज़रूर पूछ लें आप। कलर टेम्परेचर के कम होने से ज़्यादा होने से बेसिकली कलर चेंज होता है ना। हाँ, कलर चेंज हो जाता है। बेसिकली कलर चेंज करने के लिए ये सारा। हाँ, ये कलर चेंज हो जाता है इससे ना। क्वालिटी में तो कोई असर नहीं है। नहीं, यही तो क्वालिटी का लॉस है। आई मीन कि कलर ख़राब हो गया तो क्वालिटी लॉस हो गया, येलो टोन आ गई सारी अगर वीवीआईपी के चेहरे पर, तो क्वालिटी का तो सत्यानाश हो गया। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप जो है ना येलो को ब्लूश की तरफ ले आते हैं, लेकिन वो नेचुरल टोन ख़त्म हो जाती है, नेचुरल टोन, ठीक है। और कोई सवाल? अब 1 मिनट का वक्फा कर ले यहीं पे फिर, ताकि हम अगली कोई, अच्छा, न्यूज़ कवरेज हो या स्टूडियो में कवरेज हो या करंट अफेयर्स की कवरेज हो या कोई भी शूटिंग हो, जब आप कैमरे के पीछे हैं तो एक बैलेंस्ड किस्म का फ्रेम होना बड़ा ज़रूरी है। बैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस फ्रेम में आप लोगों को टर्मिनोलॉजी भी नहीं पता, ना किसी ने बताई है, ना आप लोगों की ट्रेनिंग हुई है। टर्मिनोलॉजीज़ हैं बाकायदा इसकी ना, हेड रूम,
सर का और स्क्रीन की ऊपर वाले बॉर्डर का फासला, हेड रूम, ठीक है जी। लुक रूम, लुक रूम जानता है कोई? राशिद आप बताओ लुक रूम किसे कहते हैं? ठीक हो गया, ठीक है। लुक रूम, हेड रूम, साइड रूम, ठीक है। बैलेंस फ्रेम के लिए एक बैलेंस किस्म के रूम्स का रखना बड़ा ज़रूरी है। एंड कंपोजिशन मतलब कंपोजिशन उसकी, यानी कि वेल कंपोज शॉट जो है ना, एक अच्छा शॉट, ठीक। मैंने जैसे पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि एक रोस्टम लगा हुआ है, आप कर रहे हैं उसके ऑडियंस के शॉट पर, आपको पता है आपका 15-15, 10-10 सेकंड के शॉट लेते हैं, फुल तो नहीं हर एक का होता है हमारे जैसे कवरी, लेकिन एक शॉट आप इतना ले रहे हैं, आप एक इतना ले रहे हैं, फिर एक आप इतना ले रहे हैं, फिर एक इतना ले रहे हैं, नहीं, सारे शॉट्स आपके एक ही उसके होने चाहिए। पता है क्यों? मैंने वो पिछले लेक्चर का, फिर वो रिपीट हो जाएगी बात, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ कि शॉर्ट कंपोजिशन एक जैसी इसलिए होनी चाहिए कि हम ख़बरनामे के टाइम को, हमारे पास पूरा 1 घंटा होता है, कोई भी आवरली बुलेटिन ले लें हेडलाइंस के अलावा 1 घंटा होता है, उसके अंदर आपने पूरा मुल्क, पूरी दुनिया, उसमें खेल, उसमें मौसम, उसमें एंटरटेनमेंट, उसमें क्या क्या सब चीज़ों को हमने कैसे डालना है, उसके पीछे जहाँ हमारी एक बहुत न्यूज़ रूम इन्वॉल्व है, एक कैमरा मैन का इन्वॉल्व होना भी बड़ा ज़रूरी है। उसमें उसको पता होना चाहिए कि अगर उसकी कवरेज, जिसकी स्टोरी बनती ही 35 सेकंड है, न्यूज़ कास्टर ने 35 सेकंड वो स्टोरी पढ़नी है, तो 35 सेकंड के अंदर कितने शॉट चल जाएंगे? जितने भी शॉट चलें वेल कंपोज शॉट होने चाहिए। तो ऑडियंस के शॉट्स को छोड़ के जब रोस्टम साइड पे स्पीकर के शॉट आते हैं तो वो नॉर्मली हमें कट टू कट लगाने पड़ जाते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि कट टू कट लगाना टेक्निकली इट इज़ नॉट गुड, लेकिन मजबूरन हमें लगाने पड़ते हैं। अब हर बार आप ऑडियंस लगाएंगे, फिर एक वो लगाएंगे, ऑडियंस लगाएंगे, वो आपकी स्टोरी खत्म हो जाएगी, फिल्म लंबी हो जाएगी और खबरनामे का ड्यूरेशन से बियॉन्ड और आपकी इंपॉर्टेंट स्टोरीज ड्रॉप हो जाएंगी, ठीक है। उस वजह से हमें एक कंपोजिशन के अंदर अगर वो शॉट रखें, जिसको हम मिड शॉट कहते हैं या बस शॉट कहते हैं, उस शॉट में अगर हम उसको कंपोजिशन को रखें और सारे एक ही कंपोजिशन में हम वो सारे बनाएं, तो कट टू कट जब लगेंगे ना तो जंप नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद लॉन्ग शॉट आपका, जैसे फुल लॉन्ग शॉट, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि बिल्कुल इस साइड पे चले जाएं, लॉन्ग शॉट ले लें, इस साइड से ले लें। मैं अब भी नहीं शर्माता स्टेज पर चढ़ने से, जिस पे वीवीआईपी बैठे हों, वीआईपीज़ बैठे हों, मुझे अगर एक शॉट लेना है, मैं मुस्कुराते चेहरे के साथ जाता हूँ, कोई 1-2 अहम बंदे से हेलो, या मैं एक शॉट, बड़ा अच्छा मंजर है यार, देखो कितना क्राउड है, जिसको हमारा एक देसी स्टाइल है ना, मुस्कुराते मुस्कुराते काम आप अच्छा करें ना, आप अपनी सलाम दुआ, अपनी मुस्कुराहटें, अपना इखलाक, अपनी चाल, ऐसे कि आपकी पीटीवी की अहमियत भी नज़र आए कि यार अहम मेहनती बंदे हैं भाई, पीटीवी के बंदे हैं यार, ये तो मेहनत करते हैं। आपकी ये बॉडी लैंग्वेज भी नज़र आए, ओवर क्लेवर नहीं बनना। मेरा हर चीज़ का बात का ताल्लुक है एक आउटपुट, बेहतरीन आउटपुट निकालने के लिए आपको क्या क्या एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। आपकी अगर वज़ीर आज़म का ही अगर वो जलसा है, ठीक है, आपको आपका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कैमरा मैन को जानता है, तभी तो वो वहाँ पे घूम रहा है। आपका एडीसी आपको जानता है, रोज़ आपको कमरे में ले जाता है, प्राइम मिनिस्टर की कवरेज करवाता है, तो आप अपनी मुस्कुराहटों को एक्सचेंज करते हुए, सर मैं ज़रा स्टेज से एक ले लूँ, ये बड़ा अच्छा शॉट है जी, बड़ा अच्छा लगेगा, वो आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि आप तो सिक्योरिटी क्लियर्ड लोग हैं, आप तो वीवीआईपी के साथ साथ काम कर रहे हैं, वो शॉट लें, ठीक है। वो कंपोजिशन अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों की कंपोजिशन बेहतरीन होनी चाहिए, हेड रूम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्काई शूट नहीं होना चाहिए। हम उस ज़माने में कहते थे यार इन्होंने स्काई शूट कर दिया। स्काई शूट का क्या मतलब होता था कि अननेसेसरीली आपका हेड रूम ज़्यादा हो गया, बहुत ऊपर आसमान आपने उसमें शूट कर लिया। अभी क्यों? आप थोड़ा टिल डाउन करें, ठीक है, खाली कुर्सियों को अवॉइड करें, होती हैं हर जगह पे खाली कुर्सियाँ, आपका इतना परफेक्ट और कम्पैक्ट शॉट होना चाहिए कि खाली कुर्सियाँ बीच में ना आए। अब आप लोग बैठे हैं बीच में, ये खाली कुर्सी अगर है तो उसको अवॉइड करें, वो शॉट ही ना लें। एक गुर याद रखें पूरी ज़िंदगी, क्योंकि आपके होते हैं कैलकुलेटेड एंड सिलेक्टेड शॉट्स, ठीक है जी। आप गलत शॉट लेने से ना लेने को बेहतर समझें। आप फालतू शूटिंग ना करें। फालतू शूटिंग करेंगे उसके 2 मसले हैं फालतू शूटिंग के, एडिटिंग पे
एडिटर के पास या जो प्रोड्यूसर या रिपोर्टर उसको एडिट करा रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं होगा सारी फिल्म को देखे। वो देखना भी चाहे तो वो बोर हो जाएगा, वो नहीं देखेगा। ठीक है, फालतू शूटिंग करेंगे आप तो अच्छे शॉट कहीं छुपे रह जाएंगे, गंदे शॉट ऑन एयर चले जाएंगे, लग जाएंगे। किसी के पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि ये न्यूज़ है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है। डॉक्यूमेंट्री में तो बड़ा नाप तोल के बड़ा टाइम है जी, ये तो चलनी है जी, ये तो अगले हफ्ते चलेगी, बड़ा टाइम है, बड़ा उसको देखने का पूरा मौका मिलता है। और फिर वो टेपों पर देख लेते थे, जब टेपों पर आती थी ना, कैसेट्स पर या फिल्म पर। अब तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, अब तो फाइल है यार, ये फाइल है, इसमें तो 9 सेकंड की फाइल है, 9 सेकंड का शॉट है, अच्छा इसमें से 4 सेकंड लगाते हैं, 4 सेकंड देखे ही नहीं किसी ने क्या है, यूँ रखा उसको टाइम लाइन पे, हाँ जी, लेफ़्ट से इसको कट किया, राइट से कट किया, बीच में क्या प्ले करने का टाइम किसी के पास नहीं। मेरी तो उनसे भी, जो पिछली बार मैंने एडिटर्स भी इसमें लेक्चर में बुलाए थे, उनको मैंने अपना मैसेज कन्वे किया और मेरा ख्याल है वो समझ भी गए। वो एडिटिंग में उसको देखना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आपका शॉट अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है आप उसको डिलीट कर दें। आपके पास कैमरा है ना, डिलीट उसी वक्त ना करें। आपको पता ना इस शॉट में कोई प्रॉब्लम है, आप उसके बराबर कोई शॉट ले लें ताकि आपको पता हो ना कि आपकी शॉट्स की क्वांटिटी पूरी है, रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। लेकिन जैसे ही वो तकरीब ख़त्म हो आप उस शॉट को ढूंढ लें, डिलीट कर दें। एडिटर के पास भी टाइम नहीं है देखने का। न्यूज़ एडिटर, न्यूज़ रूम का न्यूज़ एडिटर, ख़बरनामा प्रोड्यूसर, उसके पास भी समटाइम्स टाइम नहीं, वो आने चला गया, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ख़राब हो जाएगा काम, उसको आप डिलीट कर दें। आपको पता है ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कैमरा मैन को पता होती है। अभी पिछले दिनों एक वो थोड़ा सा मामला भी हुआ था वीवीआईपी की कवरेज पे कि वो वाइल्ड साउंड जो गन माइक की साउंड है, इसका बड़ा ख्याल रखें। बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये बंद है हमारे, हम नहीं सुनते। पूरी ज़िंदगी जनरल ज़िया-उल-हक से साथ मैंने काम स्टार्ट किया था। लोग पूछते थे, मैं कहता था यार मुझे तो सुनाई नहीं देता अंदर क्या हो रहा है। पूछते थे ना, रिपोर्टर आते थे बड़े बड़े लोग, फिर उनको पता चल गया था ये अंदर के मामले में डोरा है, इधर से गूंगा है। ठीक है, ये आप लोगों की हैबिट होनी चाहिए। आपने क्या देखा अंदर, अंधे हैं, हमें तो पता ही नहीं क्या देखा, बात क्या हो रही थी, नहीं सुना ही नहीं। अच्छा कुछ तो बताओ यार, बोल नहीं सकते, ज़ुबान नहीं काम कर रही, बस ये आप समझ गए होंगे मेरी बात का मतलब। ठीक है, ये क्योंकि आप, मेरे पास हज़ारों सीक्रेट्स हैं, बड़ी चीज़ें हैं, मैंने पता नहीं क्या क्या देखा। अगर मेरे मुंह से कुछ निकल जाए तो मैं यहाँ तो ना हूँ ना, मुझे तो भेज दिया जाएगा, चलो यार ये तो काबिल एतबार बंदा नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसके अमीन हैं जो चीज़ आप देखते हैं। ठीक है, तो शॉट्स की बात हो रही थी कि आपके वो शॉट जो गड़बड़ शॉट है उसको आप डिलीट कर दें, गंदा शॉट डिलीट कर दें, आउट ऑफ फोकस शॉट खुद ही डिलीट कर दें, उसके मुतबादल ज़रूर ले लें। आप ऐसी पोजीशन छोड़ें ही मत। बाज़ का ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप मसलन एक है वीवीआईपी है, कोई लाइव नहीं जा रहा, सपोज़ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी आंख ने इजाज़ा लिया है कि इसके पीछे दूर कोई ऐसा मंज़र नज़र आ रहा है कि उस मंज़र में कोई दिलचस्पी है, तो लोग उस वीवीआईपी की तकरीर सुनने के बजाय ना उस मंज़र की तरफ गुम हो जाएंगे। वो क्या मंज़र है, कुछ भी है, दो भैंसें लड़ रही हैं आपस में, टकरे मार रही हैं, वो वीवीआईपी या कोई और ऐसी चीज़ है, कोई बंदे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, कोई अट्रैक्शन पैदा हो गई है। ठीक है, लेकिन आपके फ्रेम में आपको नज़र आ रहा है और आप तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको पता है फिर एडिटिंग पे जाके फंस जाएंगे, उसको निकाल नहीं सकेंगे बीच में से। या आपको पता है ना कि क्या हो रहा है, आप फ़ौरन उसका सोल्यूशन निकालें। उसी वक्त कैमरा पोजीशन थोड़ी सी लेफ़्ट राइट करके उस मंज़र को निकाल दें बीच में से। क्यों, आपका मकसद जो है इस वीवीआईपी को स्क्रीन पे दिखाना है, इसके वो अल्फाज जो ये बोल रहा है उसकी तवज्जो, उसकी अटेंशन। यू आर गवर्नमेंट चैनल, आपने ओबे करना है डिसिप्लिन को। आपका जो वो वीवीआईपी है वो आपका हुकूमत का कोई नुमाइंदा है, कोई तो है जिसकी गुफ्तगू आपने लोगों तक पहुंचानी है, आप उसका एक ज़रिया बन रहे हैं। तो एक हमारे वो मुजीब साहब जो थे कैमरामैन, वो हमें सबक देने के लिए एक बार उन्होंने, मुझे आज भी याद है एक बात याद, कि कहते हैं एक बहुत फिल्म का बड़ा अहम मंज़र था, हॉलीवुड की फिल्म में वो शूट हो रहा था, वो शूट होते होते दिखा रहे थे उसमें एक सफ़ाकाना किस्म का, ज़ालिमाना किस्म का अमल दिखा रहे थे कि बच्चे को मारा जा रहा है।
तो उस बच्चे को मारने के शूटिंग के दौरान जो है ना उसकी माँ की कमीज़ फट गई। बड़ा नेचुरल शॉट। तो शॉट मुकम्मल हुआ तो सब ने कहा वाह वाह ये तो बड़ा नेचुरल हो गया। जो उसका डायरेक्टर था उसने कहा नहीं, ये रिपीट करूँगा मैं, कमीज़ फटनी नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या थी कि लोगों की तवज्जो उस जुल्म और जालिम पर जो उसने फोकस करानी थी कि ये बच्चे पे जुल्म हो रहा है, इसकी माँ से छीन के बच्चे को मार रहे हैं, उससे तवज्जो हट के लोगों की माँ की तरफ चली जानी थी कि इसकी कमीज़ फट गई। ठीक है, तो उसने कहा कि वो मकसद ख़त्म। आपने ये देखना कि आपका मकसद क्या है। आपने आपकी उस पर जो आपका फ्रेम है उसमें जो आप देख रहे हैं उसमें आपको नज़र आना चाहिए कि आपकी स्क्रीन पर जो मंज़र दिखाया जा रहा है वो आपकी नज़रों के थ्रू दिखाया जा रहा है। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मंज़र आपकी नज़रों से गुजर के आपके कुल दुनिया के जो पाकिस्तान का चैनल देखने वाले, PTV देखने वाले नाजरीन हैं उन तक पहुँच रहा है। आप अपनी अहमियत को नज़रअंदाज ना करें। आपकी एक जगह पर बड़ी अहमियत है। मुझे शकूर ताहिर साहब कहा करते थे, काज़मी तुम्हें पता है कि तुम्हारे लाइटमैन की कितनी बड़ी अहमियत है। मैं उनसे लर्न करता था ना चीज़ें। मैंने कहा जी शकूर साहब है जी है। कहते नहीं ऐसे नहीं है। मैंने कहा कैसे? कहते हैं एक शकूर साहब ने कहा, कहते हैं कि एक डिप्टी कमिश्नर का जो इख्तियार होता है ना वो उसके कलम का है। आपका जो लाइटमैन है वो उस जगह पर रीच करता है जहाँ डिप्टी कमिश्नर नहीं रीच कर सकता, क्योंकि वो आपके साथ जा रहा है और आपकी क्या होगी, आपकी तो कमिश्नर से भी ज़्यादा है। तो मैं सोचता था यार शकूर साहब जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे, ज़ाहिर हम तो बच्चे थे उस वक्त। तो वो एक बार ये बात प्रूफ होगी कि शुमाली इलाकों के विज़िट पे कासिम शाह साहब वज़ीर थे। कासिम शाह साहब जा रहे थे तो असलम खान मरूम मुझे शाम को दे जाते थे कि यार काज़मी आप ये ड्यूटियाँ वगैरह कल की लगा दिया करो। चकलाले के ज़माने की बात है। तो मैं ड्यूटियाँ लगा देता था शाम को ना, वो मेरे ज़िम्मे होता था। मैं कवरेजें लगा दी सबकी, जैसे आजकल हमारा चीफ कैमरामैन सईद है, ठीक है ना, मैं लगा देता था उस ज़माने में। तो वो अगले दिन कासिम शाह जा रहे थे तो मैंने शाकर मरहूम की जो है ना वहाँ पे शाकर साहब की ड्यूटी लगा दी। तो शाकर साहब चले गए, सुबह को जहाज़ पे जाना था, गिलगित या स्कर्दू का विज़िट था। तो वो 3-4 दिन का विज़िट करके जब शाकर साहब आए तो वैसे बैठे चाय शाय पी रहे हैं, तो शाकर साहब ने मुझे कहा कि काज़मी साहब वो उत्थे दा DCC चिलास था, चिलास कहा या गज़र किस जगह का ना, कहते वो आया मेरे को, उसने मुझे कहा कि यार मेरी ट्रांसफ़र ज़रा मिनिस्टर को करा दो यार, मैं तो ये थे बस बड़े दिन हो गए मैं निकल। तो मैं क्या नहीं यार, मैं कहते यार थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तुसी कहो तो सही ना। कहते मैं क्या अच्छा जी चलो DC साहब। मैंने वो कासिम शाह को कहा सर इसकी ट्रांसफ़र कर देना। कासिम शाह ने मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता था कि उसने उसी वक्त उसके आर्डर कर दिया कि ट्रांसफ़र कर दो यार इसको। तो फिर मुझे पता चला शकूर साहब जो कहते हैं तो बड़ा ठीक कहते थे। और इस अहमियत का बख्त अली को अच्छी तरह पता है, अपनी अहमियत का। किसी को पता हो ना हो, बख्त अली को पता है कि ये अहमियत क्या है। ये अहमियत किसी नाजायज़ काम के लिए नहीं होती। किसी की मैं ये बातें जो है ना ये तो अपने तजर्बे की कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के काम कराएं या ये करें या वो करें, नहीं, आप अपने काम से काम रखें। आपकी मैं आपको अब सिर्फ आप बता रहा था कि मैंने कहा था ना नो दाई सेल्फ। जब मैंने कॉलेज में ये जुमला पढ़ा तो मैं उस दिन मेरी सोच बेदार हुई कि मैं अपने आप को पहचानूँ, मुझ में क्या है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि जब मैं MSc कर रहा था, पेपर आया उसके अंदर अपनी शख्सियत के बारे में, तो जब मैंने ये नो दाई सेल्फ लिखा एक ये, और दूसरा जुमला मैंने वो चूँकि अंग्रेज़ी में लिखा था ना, मैंने एक जुमला मैंने उर्दू में लिख दिया कि बुलिया की जाना मैं कौन, ठीक है। उस पर मुझे टीचर ने पूरे के पूरे नंबर उस सब्जेक्ट के दिए। अच्छा वो बाद में, क्योंकि टीचर फिर बाद में डिस्कस भी करते थे ना, कहते काज़मी साहब आपको मैंने इसके पूरे नंबर क्यों दिए। मैंने कहा जी पता नहीं किस लिए आपने दिए पूरे नंबर, सब्जेक्ट में तो नंबर कट जाते हैं। कहते हैं मैंने इसलिए आपको पूरे नंबर दिए कि आप नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानिए, आप अपनी शख्सियत को पहचानिए, आप कौन है। आप इस फलसफे को समझते हैं कि आपने लिखा है बुलिया की जाना मैं कौन। आपने सूफियाना अंदाज से भी इसको एक्सप्लेन कर दिया कि बाबा बुल्ले शाह भी ये कहता था कि अपने आप को जानो, कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं अपने आप को जानने की कोशिश कैसे की जाती है। सूफियाए कराम आपको उभारते हैं, उलमाए कराम आपको कहते हैं कि अपने आप को निखार निकाल के अपने आप को
निखार निखार के देखें आप कौन है क्या है। तो जिस कैपेसिटी में जो है जहाँ पे है उस कैपेसिटी में वो अपने आप को कैसे निकाल सकता है, ये चीज़, ये आप अपने आप इस चीज़ के बारे में सोचें, चलते फिरते सोचें। आम यूँ देख रहे हैं आप, फ्रेम बनाएं, चल रहे हैं आंखों से फ्रेम, ओ ये कितना खूबसूरत मंजर है यार, कैमरा होता तो ये मंजर बनता। यूँ जा रहे हैं राजा बाज़ार, क्राउड ओए हुई, यहाँ से अगर यूँ शॉट लेता ये क्राउड के, यार उस दिन वो शॉट, वो नम्रा ढूंढ रही थी शॉट्स, क्राउड के शॉट नहीं मिल रहे थे, यार ये शॉट होता तो कितना अच्छा होता। ईद की गहमा गहमी, ओए होए हो यार देखो ख़वातीन, चूड़ियाँ, फलाना, बैंगल्स, ये कितना ज़बरदस्त मंजर है यार, कैमरा होता तो ये होता तो क्या होता। मतलब आपके चलते फिरते ये सोच पे तो पाबंदी नहीं, आप चलते फिरते ये सोच, जब आप अपनी सोचों का महवर अपना मंजर बना लेंगे तो फिर जब आपके पास कैमरा होगा तो मंजर भी आपका अच्छा बनेगा। 5 मिनट का वक्फा। हाँ जी, वेलकम बैक। तो 2 चीज़ें अभी मैं बताऊंगा आपको ना। एक तो किसी कवरेज पे जाते हुए जब आपको कोई देर सवेर हो जाए और आपको वेन्यू ना मिल रहा हो, जब वेन्यू नहीं मिल रहा होता तो एक आदमी बड़ी एक अजीबोगरीब सिचुएशन में मुब्तला होता है, क्योंकि उसके अंदर ना कई ब्रेन काम कर रहे होते हैं एक वक्त में वेन्यू ढूंढने के लिए, उससे कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट कब होता है? जब बहुत सारी फाइलें खुल जाए ना तो वो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है ना, वो वाला हिसाब हो जाता है। वो ड्राइवर क्या नहीं, तू सज्जे जाना, वो दूसरे आप कह रहे थे खब्बे जाना, यानी एक अजीब कैफियत। फिर आप रास्ते में किसी बंदे से पूछ रहे होते हैं ऐसी कि यार वो फलानी जगह पे जाना, उधर से दफ्तर से कॉल आ रही है कि जी आप अभी तक पहुंचे नहीं हैं, वहाँ पे तो वीवीआईपी आ गया, वीआईपी आ गया, फंक्शन शुरू हो गया, पीआरओ का फ़ोन आ रहा है। यानी आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे आप, किसी वजह से हो गया देर, ठीक है, लेकिन उसको हैंडल तो करना है ना सिचुएशन को। आप सबसे पहली बात यह है कि अपने नफ्स को कंट्रोल में रखें, अपना तनफ़ुस, आपका सांस कंट्रोल में होना चाहिए, आप हवास बाख्ता ना हो, तहम्मुल के साथ बात करें, ठीक है। ड्राइवर से पहले पूछें, आपको पता है वो नहीं मुझे, अच्छा फिर ड्राइवर को छोड़ दें, आप कहें जैसे मैं कहूँगा वैसे करना है। फिर आप गाड़ी रोकी, किसी बंदे से, वहाँ के बंदे को भी शनाख्त करने में ना एक आपका तजर्बा चाहिए होता है। एक आप देख रहे हैं बंदा ऐसे चलता जा रहा है जो खुद एक यहाँ पे विजिटर है, उसको क्या पता। एक बंदा जो वहाँ का मकीन है, मकीन का कैसे पता चलेगा? कोई दुकानदार है, कोई मोटरसाइकिल की दुकान है, कोई फलाने की, कोई करियाने की, किसी भाईजान वो ज़रा हमने फलानी जगह जाना है, वो उस जगह के रहने वाले लोग हैं, फ़ौरन क्लिक करता है उनको, हाँ जी आप यूँ करें, यहाँ से जाएँ आगे लेफ्ट, आपका मामला क्लियर हो गया। गलती से आप कम वक्त में ऐसे बंदे से पूछ लिया आपने कि वो बंदा कहता है अच्छा जी 1 मिनट ज़रा ठहरो, ओ यार वो शब्बीर गाल सो, जहाँ पे इस तरह का वो मंज़र हो आप उसको कहें थैंक यू, जल्दी से निकले, क्योंकि जितनी देर वो शब्बीर को बुलाएगा वो उससे गफ़ार से पूछेगा, ये नहीं, उससे बेहतर है आप अपने एक्शन में रहें। आपने मंजिल पे पहुंचना है, आप थोड़ा सा फौरी तौर पे अपना बंदा चेंज करें, उससे पूछे। ये वो गुर है जो हर चौथे दिन, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद किसी ना किसी वेन्यू पे कहीं ना कहीं आपके लिए मसला बनता है। ये सिचुएशन, इससे आप कैसे गुजरेंगे वो मैंने आपको ये गुर बता दिया है। फिर ट्रैफिक में फंस गए, ये बहुत बड़ा गुर आपको बता रहा हूँ। ट्रैफिक में फंसी हुई गाड़ी आगे बड़ा अहम फंक्शन है आपका। फिर वही बात, दफ्तर से फ़ोन आ रहे हैं, आपको मंजिल भी पता है लेकिन आप तो फंस गए। फंसे कैसी जगह पे हैं? हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हर बंदे को बहुत जल्दी है, घर जाके कुछ भी नहीं करना, लेकिन हर बंदा जल्दी में है। उस सोसाइटी में रहते हैं, उसी सोसाइटी से हमने मामलों का सलूशन निकालना है। वो कैसे? ठीक है, ये अगर ये मेरी बात मेरे कराची के कैमरामैन, पेशावर के, लाहौर के, कहीं के भी जो सुन रहे होंगे उनके लिए भी ये चीज़ें बड़ी काम आएंगी, क्योंकि कराची में भी बड़ी ट्रैफिक फंसती है, पेशावर में भी बड़ी बाज़ का सड़कों पे ट्रैफिक। आप सबसे पहले देखें मंज़र, आप गाड़ी रुकी हुई, आप गाड़ी से उतर जाएं, अपना कैमरा साथ ले लें। ये मेरा आज़मूदा फार्मूला है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बार इस मंज़र में से गुज़रा हूँ, मैं फंसा हूँ ऐसे हालात से, लेकिन मैं ख़ुद भी निकला, ट्रैफिक के मसाइल भी हल करके सब चालू हो गए, वहाँ से निकल गए। मैं कैमरा लेता हूँ, देख मैं थोड़ी देर में बंदे को समझ आ जाती है कि ट्रैफिक फंसी किस वजह से। पता चला ये भी यूँ खड़ा है, ये भी यूँ खड़ा है, वो भी यूँ खड़ा है, मैं भी जाना, हर कोई। आप कैमरा लेके आए एकदम से, वही चेहरे पे मुस्कुराहट, अरे अब भाईजान 1 मिनट ज़रा थोड़ा सा रुके, मैं इसको निकलवा दूँ। वो उस आपने इसको यूँ रोका ना, वो आपके मुरव्वत में कैमरे के सहर में मुब्तला हो के ना 1 मिनट रुक जाएगा। रुका, दूसरी की स्पेस थोड़ी सी बनी वो निकाल ली, इसको रोका है आपने, तू भी निकल जा यार, तू भी निकल जा, यू भी निकल जा, ठीक है जी करके। फिर 2 गाड़ियाँ उधर की निकल आई, यार 1 मिनट
अभी आपकी भी निकल जाएगी। अब वो भी खुश हो रहा है, यार ये जो फंसन फंसैया ये तो ख़त्म हो रहा है, वो भी निकल गई। फिर इसके बाद आपने अपनी गाड़ी को इशारा किया, आ जाओ आ जाओ, अपनी गाड़ी को आगे निकलवा दिया, आगे निकलवा दिया, वो चलेगी आगे। इसके बाद आपने जिसको रोका हुआ इसको भी कहा चल यार तू भी निकल, गुंजल ख़त्म, आप अपनी गाड़ी पे बैठे हो गए। ये आप आजमा के देख लें, ये चीज़ आपके बड़े काम आएगी। लेकिन अपने बड़े यकीन के साथ, बड़ी पर्सनैलिटी के साथ, बड़े रोब के साथ और मुस्कुराहट के साथ, ठीक है, फड्डेबाजी नहीं, गुस्सा नहीं चढ़ने देना कभी भी। अपने आप को ज़िंदगी में याद रखना, इस फील्ड में, इस शोबे में, इस पेशे में, कैमरे के काम में रिएक्ट नहीं करना कभी, ठीक है जी। वो आप जब करेंगे तो फिर आपको पता है फिर अगला भी गुस्से वाला है, ठीक है। तो ये ऑडियो की बात कर रहे थे कि ऑडियो या टेक्निकल, फिर मैं टेक्निकल बातों पे आ जाता हूँ। ऑडियो में हमारे पास जो है इस कैमरे में 2 चैनल हैं, चैनल 1 और चैनल 2। XLR कनेक्टर लगता है इसको, ठीक है। मैंने पूरी ज़िंदगी ऑडियो को मैनुअल यूज़ किया है, ऑटो पे कभी ना डालें। मैं हैरान हूँ कि जो कैमरा मैन्युफैक्चरर हैं, सोनी कंपनी है, कैनन की कंपनी है, जो कंपनी भी है, इन्होंने ऑटो का स्विच क्यों रखा है, मेरी समझ से बाहर है आज तक। ऑटो का, मैं पहले आपको ऑटो का मंजर बता दूं। जैसे ऑटो अपर्चर होता है ना, जब रोशनी कम हो अपने आप अपर्चर खुल जाएगा, जब रोशनी ज़्यादा हो अपने आप अपर्चर बंद होगा, ये तो समझ में आती है बात। लेकिन जब ऑडियो पे आप रखेंगे, जब कोई आवाज़ नहीं है तो वॉल्यूम उसका ऊपर होना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। रिकॉर्डिंग वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग लेवल, जिसको लेवल कहते हैं, वो वॉल्यूम भी कहते हैं, लेवल भी। और जब कुछ आवाज़ आ रही है तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए ना, हमारी आवाज़ सुन के वो ऑटो उसको सेंस करेगा और उसको लेवल को डाउन करके ना एक लेवल पे ले आएगा। जब खामोशी है तो वो उसको एक लेवल पर ऊपर लाएगा। लेकिन जब वो खामोशी है उस लेवल को जब ऊपर लाएगा, वो साइलेंस के अंदर जो कीड़े मकोड़े, इधर उधर चिड़ियाँ, कबूतर, जिनकी जो भी वाइल्ड आवाज़ आ रही है उनको उठा देगा। जब बंदा बोलेगा एकदम से बंदे की आवाज़ आएगी, जैसे ही बंदा खामोश होगा कबूतरों की आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। ये ऑटो का नुकसान है, ठीक है जी। इसलिए आप अपने लेवल को जो है हमेशा मैनुअल रखें, उसका लेवल चेक करें। माइक्रोफोन का डिस्टेंस आप अंदाज़ा लगाएं, जैसे माइक्रोफोन का डिस्टेंस है उतने फासले पे आपने माइक्रोफोन उसका लगाया, ठीक है। वहाँ पे आप अपना लेवल एडजस्ट कर लें। मुंह से बोलने के साथ जब फक की आवाज़ है ना, अगर वो माइक इस टाइप का है या ये है, वो उसको हमेशा आप कोशिश करें कि वो सुन के उसको अवॉइड करें कि कितने फासले में माइक लगाना। तो आपका वो जो मैनुअली आप उसको एडजस्ट करेंगे ना वॉल्यूम को, लेवल को, ऑडियो लेवल को, तो वो बहुत अच्छा लेवल एडजस्ट होगा उसका। आपको पता ना, लेवल जब जाके रेड पे जाता है, यूं करके टकराता है, जब रेड को टच ना होने दें, बहुत ब्लास्ट हो तो वो रेड पे जाता है, तो वो ब्लास्ट साउंड नहीं आपको चाहिए। अंडर लेवल भी नहीं आपको चाहिए। अंडर लेवल अगर आपका वॉल्यूम ही नीचे बैठ गया तो आपकी तो आवाज़ ही नहीं आएगी। फिर जब उस आवाज़ को उठाने के लिए आप एडिटिंग में उसका लेवल ज़्यादा करेंगे ना, तो वो साथ नॉइज़ भी उसके इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से ये ऑडियो की मैं बात कर रहा था। हाँ, माइक्रोफोन की डायरेक्शन ये बड़ी अहम चीज़ है। माइक्रोफोन की दो तरह के माइक्रोफोन हम यूज़ करते हैं। एक हम कॉलर माइक यूज़ करते हैं, जो इस वक्त मेरे लगा हुआ है, ठीक है। बदकिस्मती ये है, हम सारे कॉलर माइक के जो है ना असल क्लिप टूटे हुए हैं, तो कुछ चुटकियों के साथ कोई इधर टेढ़े मेढ़े करके लगते हैं ये, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल स्टाइल। तो हमारे जो बहुत से जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं पीटीवी में, इक्विपमेंट के बड़े मसाइल हैं। क्या मसाइल हैं ये ऊपर इंजीनियरिंग वाले जानते हैं या फाइनेंस वाले जानते हैं, बजट के क्या मसाइल हैं। इदारा डेफिनेटली ओवर बर्डन भी हुआ है, हमारी एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, काम से ज़्यादा लोग रखे हुए हैं, बजट कहाँ खर्च होता है, हमारी और भी बड़ी चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों को रख के मैं इसके ऊपर तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट के मसाइल हैं, ठीक है। आप चीज़ों को ऐसे इस्तेमाल करें कि जैसे चीज़ आपकी ज़ाती है, ठीक है। इतनी नफासत के साथ उसको लेके चलें, इतने प्यार से लेके चलें कैमरे को, क्योंकि अगर आज आपने यूज़ करना तो कल भी आपने यूज़ करना है। आप लोगों की नौकरी पड़ी हुई है आगे, आपने परसों भी यूज़ करना है, उसके बाद भी यूज़ करना है। बजाय इसके कि यही चीज़ ख़राब हो जाए तो ये फिर आप ही के लिए मसाइल बनेगी। इसको लगाने की मैं आपको तरीक़ाकार बता रहा था कि ये आपने एक किसी का इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है, ये उसको बैठाया, ठीक है जी। ज़ाहिर है
टू द कैमरा, तो वो हमारे इंटरव्यू होता है, ये तो रिपोर्टर बैठा हुआ है ना, तो आप ज़रा सा इसको यूं करके रखेंगे, ठीक है जी, ज़रा सा यूं, ठीक है, और ये कैमरा लगा हुआ है, इधर आपका रिपोर्टर बैठा हुआ है, अगर आप उसका सवाल करने आएंगे तो कैमरा इधर लाएंगे, ठीक है जी। तो इस सूरत में आप जब यूं करके बैठे हुए हैं तो आपका ये माइक्रोफोन जो है ना, जब आपका बोलने वाला यूं करके बैठ के बोलेगा या यूं करके बैठ के बोलेगा, जिस साइड पे भी वो बोलेगा, आपके कैमरे की प्लेसिंग जो भी है, माइक्रोफोन की प्लेसिंग क्या होनी चाहिए। अगर बोलने वाला बंदा यूं करके बोल रहा है तो आपका माइक्रोफोन यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे नहीं। अगर वो बोलने वाला यूं करके बैठ के बोलेगा तो आपका माइक्रोफोन फिर ये होना चाहिए, ताकि आवाज़ को वो इधर से पिक करे, ठीक है। ये डायरेक्शन होनी चाहिए माइक्रोफोन की, एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप खड़े पोजीशन में कोई रिपोर्टर किसी का इंटरव्यू करता है तो वो माइक्रोफोन पकड़ता है, हाथ में यूं करता है, तो आप अमूमन उसका 2 शॉट बनाते हैं। अगर आपने ये इधर कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे आपका वो ऑब्जेक्ट है जिसका इंटरव्यू है, ये रिपोर्टर है, और यूं करके उसको माइक लेके खड़ा हुआ है, तो ये कैमरा है, तो आप अपने उसको ये कहें रिपोर्टर को कि माइक इस हाथ में ना पकड़े, माइक इस हाथ में पकड़ ले। अब ये रास्ता आपका क्लियर हो गया ऑब्जेक्ट के लिए ना, आपका फ्रेम अच्छा बन गया। अगर आप यूं करके खड़े होंगे वो बड़ी अजीब व गरीब पोजीशन हो जाएगी, ठीक है, अच्छा नहीं, मंजर नहीं आपका अच्छा बनेगा। ये हाँ, पूरा बाजू बीच में आ जाएगा और मंजर नहीं, और वो फिर उसमें रिपोर्टर की नॉर्मली ये भी ख्वाहिश होती है कि मसलसल 2 शॉट रखें। मसलसल 2 शॉट नहीं रखना आपने, आप रिपोर्टर से डिस्कस करें प्यार से, आप उसको बताएं कि ठीक है आपका एक क्वेश्चन के वक्त हम इसको लूज़ कर लेंगे या जो भी है, लेकिन यह है कि असल ऑब्जेक्ट तो आपका जो है वो है ना जिसने जवाब देना है। रिपोर्टर की अपीयरेंस ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन कर रहा है, क्वेश्चन का पता होना चाहिए। तो उसमें भी आपने देखे ना, आपने प्रोडक्ट अच्छी देनी है ना, आउटपुट अच्छी देनी है। ये माइक्रोफोन की डायरेक्शंस हो गई। आपकी ऑडियो को टेस्ट करने का एक बड़ा अहम कुलिया मैं आज आपको बताता हूँ कि जब आप फील्ड में जाके किसी शर्मिंदगी से, किसी परेशानी से दो चार हों, तो फील्ड में जाने से पहले मैंने तो 2-4 अपने फार्मूले ज़ाती भी रखे हुए हैं ना, वो फार्मूले भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक फार्मूला मैं आपको ये बताऊं, जब आप कैमरा स्टोर में इक्विपमेंट टेस्ट करते हैं ना, तो ऑडियो केबल XLR टू XLR, मेल टू फीमेल जो केबल हमारी होती है 3 पिन वाली, ठीक है, इस केबल को, ये केबल बड़ी इंपॉर्टेंट केबल है, याद रखना। जब अगर आपकी आवाज़ ख़राब हो गई तो इंटरव्यू या वो स्पीच या वो जहाँ पे आवाज़ का इन्वॉल्वमेंट है इसमें आपकी, वो सारा आपका कोलैप्स हो गया सिस्टम, आप उस मकसद को हासिल ना कर सके, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ और ट्रिक्स भी बताऊँगा, अगर ऐसा हो जाए तो उसका क्या हल हो। पहले एक ट्रिक ये बता देता हूँ कि जब आप कैमरा स्टोर में अपना सिस्टम चेक कर रहे हैं ऑडियो का, तो आप माइक्रोफोन उतार लें, माइक नहीं लगाना आपने ऑडियो केबल लगानी है, चैनल सेलेक्ट करना है, कौन सा चैनल है, चैनल का वॉल्यूम जो है ना लेवल फुल पे ले जाना है। उसके बाद आपने स्क्रीन पे उसके लेवल को देखते रहना है, फिर आपने ऑडियो केबल को पकड़ लेना है, ठीक है जी। ये मुझे ज़रा ये वही कनेक्टर ज़रा नज़दीक कर देना, ये ठीक है, माइक्रोफोन नहीं लगाना। फिर आपने ऑडियो केबल को ऐसे ऐसे करके देखना है। सबसे पहले ख़राबी यहाँ पे आती है ऑडियो केबल, जो XLR के कनेक्टर के साथ इसका जो जॉइंट है ना, ऐसे करके देखना है आपने, साथ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर स्क्रीन पे खामखा लेवल ऊपर नीचे यूं यूं हिल रहा है, समझे ये क़यामत है, ये ऑडियो केबल क़यामत है आपके लिए ना। आपने फ़ौरन उसी वक्त कि यार ये केबल, अच्छा उसको वो बंदा लपेट के वापस खाने में रख रहा हो, नहीं यार बड़ी मेहरबानी, इसको खाने में ना रखो, अगले बंदे को भी यही मिल जाएगी। इसको आप मेंटेनेंस वाले डब्बे में डालो और इसको रिपोर्ट करो कि इसकी मेंटेनेंस होनी है, ये यहाँ से कटेगी, नया तांबा निकलेगा, इसका नए टांके लगेंगे, चेक होगी, टेस्ट होगी, ओके होगी, फिर इसको सिस्टम में डाल दो। ये भी आप मेहरबानी करें, आपकी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो आके उसको बताएं, ताकि वो अगले दिन के लिए वो प्रॉब्लम किसी और के खाते में ना पड़ जाए, ठीक है। जो भी जिसके भी पड़ेगी, आपका इदारा है, अपने इदारे के लिए काम कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे। अगले दिन वही चीज़ इस्तेमाल करेगा कोई और। अच्छा, एक तो ये मैंने आपको ऑडियो केबल के टेस्ट का बता दिया, ठीक है। जब ये टेस्ट क्लियर हो गया, फिर आपने ये माइक इसमें इंसर्ट किया, फिर उसके बाद आपने माइक को यहाँ पे लाके हल्के से बोला, हल्के से, कि आपने ये भी देखना चैनल की सिलेक्शन कहीं गलत तो नहीं है,
गन माइक पे तो नहीं है, वाइल्ड माइक पे तो नहीं है, वो जो ऊपर उसके लगा हुआ माइक है उस पर सिलेक्शन तो नहीं गलती से है। मेरे एक बड़े सीनियर कैमरा मैन थे, रिटायर हो गए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, फॉरेन ऑफिस की एक ब्रीफिंग थी और चले गए वहाँ पे और पूरी ब्रीफिंग रिकॉर्ड करके ले आए। और जब आए तो यहाँ पे पता चला कि जी वो तो वाइल्ड साउंड पे है। वो सारों के साथ वो कहते हैं नहीं जी 100%, मुझे भी बुला लिया। उन्होंने कहा जी काज़मी साहब आप आए बताएं। वो मुझसे सीनियर थे, वो कहते हैं देखें ना जी लेवल आ रहा है, सब कुछ है। वो लेवल आना नहीं होता, लेवल तो गन माइक का भी आता है, लेवल तो वाइल्ड साउंड का भी आता है। लेवल आपने इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि माइक को बहुत करीब ले आए, यहाँ पे ना इधर उधर की आवाज़ ना आए, हेलो हेलो हेलो, उससे वो आपका यूं यूं हिल रही होती है, यूं यूं करके ना स्क्रीन के ऊपर लेवल। तो आपका ये माइक, पहले तो आपने केबल टेस्ट कर ली, फिर माइक टेस्ट, ऑडियो आ गई, फिर आपने इस माइक की नेक को जहाँ से ये माइक के अंदर तार आ रही है वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ऐसे ऐसे करके देखना है। अगर चुर चुर हुई उसमें नज़र आएगी, वो चुर चुर हुई, वो चुर चुर आपके लिए गले पड़ जाएगी फिर, और वो आपको शर्मिंदा भी करेगी और अगले उसको भी रिपोर्ट करें। ये हो गया आपका, आप फील्ड में हैं, ठीक है जी। वहाँ जाके एक नया राज आपका हुआ है कि जी यार तो ऑडियो ही नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा, और ये तो जनाब वीवीआईपी की स्पीच शुरू होगी, कैमरा भी कोई नहीं है वहाँ पे, किसी और चैनल का भी नहीं, आप अकेले हैं। अब आप उसको तो नहीं कह सकते वीवीआईपी को जी एक मिनट ज़रा स्टॉप करें, हम ज़रा इसका हल निकालते हैं। हल निकालने का टाइम तो है ही नहीं आपके पास। आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एक ऐप इंस्टॉल कर लें। आज याद रखें पूरी ज़िंदगी आपको ये मसला नहीं होगा। ऑडियो रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर, इस नाम से 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस ऐप स्टोर पे पड़ी हुई है, ठीक है जी। आप उसको किसी एक को इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल करके उसको चेक करें, उसमें थोड़ा सा बोल के ना रिकॉर्ड करके फिर उसको प्ले करके देख लें, आपको वो क्वालिटी की बेहतरीन डिजिटल साउंड वो मिल जाएगी। गड़बड़ होगी, आपने किसी को ये अब नहीं कहना कि रुक जाओ जी ये करो, लेकिन आपने हल निकालना है उसका हल। फ़ौरन आपने कैमरे को रिकॉर्ड पे डाल देना है, जल्दी से अपनी ऐप को रिकॉर्ड पे डाल के रोस्टम के ऊपर आके रख देना है, ठीक है जी। और अगर आपके पास ये हैंड्स फ्री है, कोई हैंड्स फ्री, मैं आपको हैंड्स फ्री भी रिकमेंड करके दूंगा। कौन से हैंड्स फ्री आपके पास होने चाहिए जो बेहतरीन साउंड को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हैंड्स फ्री है ना तो वो भी लगा देना आपने उसमें, वो लगा के हैंड्स फ्री का जो माइक्रोफोन वाली साइड है वो ज़रा सा उसके और चेहरे के होंठों के करीब हो जाए, तो वो जो फाइल आपकी रिकॉर्ड होगी ऑडियो की, आप यहाँ आएँ, संभाल लेगा इदारा। सब माशाल्लाह यहाँ पे समझदार लोग हैं, आईटी से रिलेटेड लोग, नॉन लीनियर एडिटिंग पे बैठने वाले लोग, उनको पता है MP3 फॉर्मेट में उसको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है जी, या उसको वेव फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको टाइम लाइन पर कैसे रखना है, होंठों के साथ कहाँ पे सिंक करना है, उसको सिंक करके इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, एक एक फ्रेम जो है ना उसके साथ एंड तक जाएगा। शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनके साथ मैं कराची गया तो इकबाल जमील कराची में ना गवर्नर हाउस में ना शौकत अजीज़ की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, अचानक वो एक बंदे का ज़ोर से PTV की केबल में बंदा उलझा, केबल टूट गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़े हुए, प्रेस टॉक खड़े हुए शुरू होगी शौकत अजीज़ की ना, सारा मीडिया कराची का आया हुआ था। मेरे पास कैमरा था और मैंने उसको इंजीनियर को बोला, मैंने कहा यार वो एक और कैमरा वहाँ पे था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा फुल साउंड आपने रिकॉर्ड कर लेनी है। अब मैं अपने कैमरे को पीछे ऑडियो नहीं आ रही है, इंजीनियर तारों को देख रहा है, झटका लगा, टूट चुका था, मामला गड़बड़ हो गया था। 3-4 मिनट का काम था, 3-4 मिनट में ना कोई केबल रिपेयर हुई है ना होती है, मामला तो आगे निकल जाता है ना। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग फ्रेम अपना मुकम्मल रखा, पूरी रिकॉर्डिंग में शूं शर 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 चर 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 ये सारी आवाज़ें। इकबाल जमील पर ये काज़मी यार ये क्या हो गया, मैंने कहा इकबाल भाई कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा है। कहता कैसे है, मैंने कहा बस अभी 2 मिनट ठहर जाओ। जो चैनल वाले की टेप थी किसी और फॉर्मेट थी, हमारी थी DVC प्रो। मैंने उसको कहा भाई अपनी टेप की ज़रा हमें कॉपी करा दो PTV पे, हम आपकी वीडियो नहीं यूज़ करेंगे। उस ज़माने में ये होता था कि यार हमारी वीडियो ना कोई यूज़ करे, वीडियो राइट्स, हमारा चैनल रोला डाल देगा, आप हमारी वीडियो। मैंने कहा सिर्फ ऑडियो चाहिए। वो आ गया हमारे साथ, हम वहाँ से PTV गए। मैंने वहाँ पे जाके इंजीनियर्स के साथ मैंने कहा इधर से इसको डालें, इधर से इसके ऊपर इसको ऑडियो डब मोड पे डाल के ना सिंक करके फ्रेम टू फ्रेम होंठों के साथ इधर से इसको प्ले कर दें, इसको ऑडियो डब पे डाल दें। उसने ऑडियो डब पे डाला, मेरी ही ओरिजिनल टेप के ऊपर पूरी शुरू से आखिर तक ऑडियो पूरी आ गई। ये क्या था,
एक इल्म, एक कॉन्फिडेंस, टेक्निकली वो ख़राबी होनी थी वो हो गई, लेकिन चीज़ जो है वो हमने उसका सलूशन निकाल लिया। मैंने आपको ऐप का बताया, वॉइस रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर, कोई भी रिकॉर्डर आप उसको टेस्ट कर लें, ठीक है, वो आपकी बेहतरीन क्वालिटी की साउंड होगी। आपका कैमरा बेशक वहाँ पे 30 गज़ परे लगा हुआ है, आपने फ्रेम बना लिया अपना, कुछ भी उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, आप इतने यकीन के साथ अपने ऑफिस आएँ, कुछ भी नहीं हुआ आप, क्योंकि आप अपना सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं साथ के साथ। आप जाएं NLE में, वहाँ पे जाके उनको बताएं कि ये फ़ाइल है, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन की फ़ाइल है वो एक और फॉर्मेट, फिर उसको ऑनलाइन कन्वर्ट किया जाता है, उसको कन्वर्ट टू MP3, उसको वैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर भी हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे भी हो जाएगा, ऑनलाइन भी कन्वर्ट हो जाती है। ये फार्मूले मैं कई बार आजमा चुका हूँ, आजमुदा फार्मूले हैं, किसी को पता नहीं चलता क्या हुआ था, कि सोल्यूशन ला दो, आपको ना कोई वार्निंग लेटर निकलता है, ना कोई चार्जशीट निकलती है, ना कुछ भी नहीं निकलता, क्योंकि टेक्निकल मामलात हैं, उनको संभालना, ये उसके गुर पता होने चाहिए आपको। तो ये ऑडियो रिकॉर्डर आप अपने उसमें रखें, चैनल 1 और चैनल 2, 2 चैनल हैं, दोनों बड़े अहम चैनल हैं, ठीक है। आप एक चैनल जो है वो आप अपनी उस अहम शख्सियत के लिए रखें, चैनल 2 को आप स्टैंड बाई रखें, ठीक है। बाज़ का चैनल 2 का, जैसे वो वहाँ पे बैठे हैं, चैनल 2 का माइक यहाँ पे ऐसे होना चाहिए कि अगर कोई वहाँ से आके इधर आके बैठे तो चैनल 2 भी उसको मिल जाए, यहाँ आके बैठ के बोलना शुरू कर दे वहाँ से, तो ये आपके पास। तो आज मेरे ख्याल में कोई सवाल हो तो वो कर लें, ये टेक्निकल चीज़ें बहुत चलेंगी, ये तो आप जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना मैं बोलूँगा। अगर कोई भागने के चक्करों में होंगे या नहीं होंगे तो कोई बात नहीं,